बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहूँगा। इमरान खान साहब एक वक्त में 3 तहरीकें चला रहे हैं। खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना चाहते हैं, वो वक्त से पहले इंतखाबात करवाना चाहते हैं, और तो और खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजने के साथ साथ अमरीकी मरासले का एहतसाब भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कमीशन बने और हकाइक कौम के सामने आए। अब इन तीनों मकासद को हासिल करने के लिए खान साहब मजहबी सियासत को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। खान साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि वो इस्लामाबाद 20 लाख अफराद को इकट्ठा करके धरना देंगे इस हुकूमत को घर भेजने के लिए और आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए। लेकिन खान साहब की सियासत में शिद्दत उनके अल्फाज को भी तब्दील कर रही है। अब खान साहब अपने वर्कर्स को कहते हैं कि वो तबलीग करें घर घर जाकर लोगों को कि वो हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकलें। अब ये हकीकी आज़ादी का जो राग है ये 74 साल से पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे साल ये लगाया जाता है। ये राग कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब लगाते हैं, कभी पीडीएम लगाती है, कभी इमरान खान साहब 2014 के धरनों में लगाते हैं, और आज फिर खान साहब दोबारा आज़ादी मार्च की बात कर रहे हैं। ये आज़ादी किससे चाहते हैं, ये आज़ादी कब मिलेगी, और इस आज़ादी का हकीकी तसव्वुर क्या होगा और तरीक़ाकार कौन तय करेगा, ये वो सवालात हैं जो 74 साल से एड्रेस नहीं हो सके। मगर रियलिटी ये है कि खान साहब को अब एक मजहबी सपोर्ट बहुत हद तक मिलना शुरू हो गई है। कल 27 रमज़ान है, रमज़ान मुबारक है, बड़ी मुक़द्दस रात है। मौलाना तारिक जमील साहब वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से एक इज्तिमाई दुआ कराएंगे। दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है। मौलाना साहब एक नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हैं, तमाम हलकों में उनका बहुत एहतराम है। जो गुफ्तगू वो करते हैं वो बहुत बैलेंस, बहुत मुदल्लल है। समाजी मसाइल पर जितनी गुफ्तगू उन्होंने की यकीनन वो काबिल तहसीन है। मगर क्या एक ऐसी गैर मुतनाज़ा शख्सियत को एक सियासी प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए? क्या उनके जाने से जो तबलीगी जमात का कॉज है उसको नुकसान पहुंच सकता है? मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब की नीयत ठीक हो सकती है। वो इमरान खान को पाकिस्तान के लिए एक बेहतर ऑप्शन समझते हैं, लेकिन उनके जाने से शायद उनका जो बड़ा कॉज है, जो ग्रेटर कॉज है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो लोग ये तसव्वुर करेंगे शायद कि मौलाना तारिक जमील साहब ने बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये मैसेज, ये कम्युनिकेशन मौलाना साहब के लिए भी, एक ऐसे आलम दीन के लिए भी जो तमाम सर्कल्स में एक्सेप्टेबल है। शरीफ फैमिली भी उनको कदर की निगाह से देखती है, चौधरी बरादरान भी उनकी इज्जत करते हैं, खान साहब भी उनके मुरीदैन में से शामिल हैं। बट आई थिंक कि वो अपने आप को अगर सबके लिए न्यूट्रल रखते तो वो बेहतर होता। लेकिन आई थिंक चलें, ये उनका फैसला है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जाना चाहते हैं। बट बात यह है कि क्या खान साहब 20 लाख लोग निकालने की सलाहियत रखते हैं? 2014 में खान साहब का टारगेट 10 लाख था। 10 लाख तो दूर की बात है, वो किसी भी वक्त 1 या 2 लाख से ज़ायद अफराद इकट्ठे नहीं कर सके। और लोगों को ले जाना, लेकिन वहाँ पर कंसिस्टेंटली बिठाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या 10 लाख लोगों को या 20 लाख लोगों को खान साहब मुस्तकिल तौर पर विदाउट एनी टाइम बार्ड वो बिठा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि एक मुश्किल टास्क है खान साहब के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। अव्वल तक तो 20 लाख लोगों को निकालना और निकाल के उनको धरने के लिए बिठा के रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो शायद लफाजी की हद तक इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब को अवाम से एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग जोग दर जोग इस रमज़ान में खान साहब के जलसों में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी खान साहब की जो तनकीद है वो किस हद तक अवाम को मोबिलाइज करेगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन खान साहब की मदद हुकूमत किस हद तक कर सकती है और हुकूमत की कामयाबी के लिए खान साहब कितनी मदद कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि दोनों एक दूसरे की सियासत के लिए
पेट्रोल का काम कर रहे हैं, ईंधन का काम कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? खान साहब को हटाने का बुनियादी मकसद ये था कि महंगाई को कम किया जाए, गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, सिस्टम को डिलीवर करने के काबिल बनाया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये बुनियादी मकसद था। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब आकर वो भी IMF की डिक्टेशन पर चलेंगे, वो भी IMF के कहने पे पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में होशरुबा इजाफा करेंगे, वो भी IMF की डिक्टेशन के मुताबिक बिजली महंगी करेंगे, वो भी अगर IMF के हुक्म के मुताबिक आवाम से सब्सिडीज वापस लेंगे, तो लोग तो फिर कंपैरिजन करेंगे कि फिर तो वो नाअहल नालायक खिलाड़ी ही बेहतर था, ना तजर्बाकार खिलाड़ी बेहतर था, जिसे पहली दफा मौका मिला और उसने बेहतर परफॉर्म किया। तो कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट अनपॉपुलर फैसले करेगी और ये कहेगी कि हमारी जो रियलिस्टिक इकोनॉमिक पोजीशन है उसके मुताबिक ये फैसले करने पड़ेंगे, तो ये फैसले तो इमरान खान भी कर रहा था। फिर अवाम पूछेंगे कि आप में और कप्तान में क्या फ़र्क है। तो वहाँ पर खान साहब को एक इखलाकी तौर पर एक बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा। अब खान साहब का प्रॉब्लम ये था कि खान साहब जब आए तो आटा गायब, खान साहब आए तो चीनी गायब, खान साहब आए तो अद्वियात गायब, खान साहब आए तो पेट्रोल गायब, खान साहब आए तो खाद गायब। अब आज शहबाज शरीफ साहब आए हैं और डीजल का क्राइसिस क्रिएट हो गया। पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त डीजल दस्तयाब नहीं है और किसान एहतजाज कर रहे हैं। अब ये किसानों का एहतजाज इमरान खान साहब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको इस्तेमाल करें इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बजाय इसके कि वो एक अमरीकी मरासले के पीछे लग जाएं, वो इलेक्शन कमीशन के पीछे लग जाएं, वो इम्पोर्टेड हुकूमत के पीछे लग जाएं। अगर वो इस हुकूमत को ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर रहते हुए गवर्नेंस के ऊपर हिट करेंगे तो शायद खान साहब को मजीद सपोर्ट मिल सकती है। अब अगर इस हुकूमत के आते हुए भी बिजली 14 घंटे की लोड शेडिंग का सामना आवाम को करना पड़ेगा, तो फिर कैसे लोग इस तब्दीली को एक्सेप्ट करेंगे? कैसे शहबाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान स्पीड है या खादमे पाकिस्तान का जो टाइटल है उसको ऑनर करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये ज्यादा बड़ा इम्तिहान है इमरान खान साहब के लिए कि वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं इस पोटेंशियल को, इन इश्यूज को एड्रेस करते हैं। बट दूसरी जानिब खान साहब की 22 साल की स्ट्रगल, उसका एक नुक्ता था इंसाफ, दूसरा नुक्ता था एहतसाब। अब आज जब इमरान खान साहब से पूछा जा रहा है कि जनाब आप अपनी पार्टी फंडिंग का जवाब दें, तो खान साहब तलाशी देने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब अदालतों के पीछे छुप रहे हैं, खान साहब पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को दबाने के लिए, कोर्ट्स को डराने के लिए। तो ये इंप्रेशन खान साहब की अपनी पॉलिटिक्स के लिए बड़ा नुकसानदेह है। बात यह है कि जब शरीफ खानदान का एहतसाब शुरू हुआ तो वो कहते थे कि हमारा क्यों हो रहा है, बाकियों का क्यों नहीं हो रहा है। पनामा में तो 450 लोगों के नाम थे, लेकिन हमारे ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है? तो खान साहब कहते थे कि एहतसाब को कहीं से तो शुरू होना है, और आप चूंकि प्राइम मिनिस्टर रहे तो इसलिए शरीफ खानदान का एहतसाब तो पहले बनता है। तो आज खान साहब को भी एक मिसाल सेट करनी चाहिए, और ये जो जिद है कि बाकी तमाम जमातों के साथ उनका एहतसाब हो, ये बड़ी नाजायज़ है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि बात यह कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको तलाशी देने में क्या हर्ज है? तलाशी देने से मुराद ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा मुकदमा जो 2014 में कायम हुआ, 2022 आ गया, 8 साल से जायद का अरसा गुजर गया, और उसके बाद भी अगर अदालत ये कहती है कि 30 दिन के अंदर फैसला किया जाए, तो खान साहब को लगता है कि ये फैसला बहुत जल्दी हो रहा है। खान साहब को तो चाहिए था कि खान साहब दूध का दूध और पानी का पानी करवाते, करेक्टर सर्टिफिकेट लेते, जैसे वो खुद सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे, वो तलाशी देते अवाम को सामने। अब 8 साल एक मुकदमा चला है, 180 से जायद समातें इलेक्शन कमीशन में हुई, इसमें स्क्रूटनी कमेटी की कुछ 96 से जायद समातें शामिल हैं। 9 मरतबा इमरान खान साहब ने अपना वकील तब्दील किया, मुतअद्दिद मरतबा खान साहब ने हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर्स हासिल किए, और
خان صاحب نے خود کوئی ریکارڈ پرووائڈ نہیں کیا، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے الیکشن کمیشن کو جا کے ڈیٹا دیا، جس کے مطابق 65 کے قریب غیر ملکی بینک اکاؤنٹس تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سامنے آئے جہاں سے فورن فنڈنگ ہوئی، 73 لاکھ ڈالرز ان اکاؤنٹس میں آئے۔ ان اکاؤنٹس میں سے تقریباً 31 کروڑ کے قریب جو رقم ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی گئی، جبکہ جو ٹوٹل رقم پاکستانی پیسوں میں کنورٹ ہوئی وہ تقریباً 1 ارب 33 کروڑ کے قریب بنتی ہے، جس میں سے 31 کروڑ کا خان صاحب کو جواب دینا ہے۔ اب اکبر ایس بابر یہ کلیم کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو فنڈز ہیں، یہ جو ڈونیشنز آئی ہیں، یہ کوئی غیر ملکی ہیں، 90 کے قریب 200 کے قریب کچھ کمپنیاں ہیں غیر ملکی، ان سے یہ پیسہ لیا گیا ہے۔ تو آئی تھنک کہ خان صاحب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ شفافیت کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، پیش کریں۔ وہ الیکشن کمیشن جس کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا اپوائنٹی ہے، یہ ان کا ٹاؤٹ اور ایجنٹ ہے، تو آئی تھنک یہ خان صاحب کے لیے ان کی پالیٹکس کے لیے بھی منفی ہے کہ جس کا فیصلہ انہوں نے خود کیا اس کو وہ ایجنٹ کہہ رہے ہیں، تو ان کی سلیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا سنگین اعتراض بنتا ہے۔ باقی اگر خان صاحب تلاشی نہیں دیں گے تو پھر تو پی ایم ایل این یہی کہے گی کہ بھائی توشہ خانہ کا جواب دو، یہ فورن فنڈنگ کا جواب دو۔ لیکن آخری ایک بات خان صاحب نے کہی کہ پورا ملک اوورسیز پاکستانیوں کی فنڈنگ پہ چل رہا ہے، تو یہاں تو پاکستان چلا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس قسم کے قوانین کو بنانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو ملک آئی ایم ایف کے پیسوں پہ چل رہا ہو، جو ملک ورلڈ بینک کی امداد کے اوپر چل رہا ہو، جو ملک چل ہی غیر ملکی امداد کے اوپر رہا ہو، اس ملک میں اس قسم کے قوانین بنانا یہ قوانین کا بھی مذاق ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کل بابا رحمتے سے ملاقات ہوئی، جناب چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب سے قانونی مشاورت ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب اگر اس قسم کی شخصیات کو ملیں گے تو وہ مسلم لیگ نون کی مدد کریں گے۔ کیونکہ نون لیگ یہ بتائے گی عوام کو کہ جناب یہ وہ نیکسس تھا جس نے پاکستان کی ترقی کو ریورس گیئر لگایا، پی کے ایل آئی کو تباہ کیا، 100 موٹو کیسز کے اندر گورنمنٹ کے ریٹ کو اسٹیبلش نہیں ہونے دیا۔ آل دو کہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ 100 موٹو کتنے مفید تھے یا کتنے نقصان دہ تھے ریاست کے لیے، ریاست کی ترقی کے لیے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ثاقب نثار سے عمران خان صاحب ملاقاتیں کرتے ہیں تو یہ خان صاحب کی اپنی سیاست کے لیے جو ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ سے ملا ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نفی ہوگی۔ باقی آج پنجاب کے اندر حلف برداری پر ڈرامہ جاری ہے، پنجاب اسمبلی کے ارکان کو بھی پولیس گرفتار کر رہی ہے، تو یہ ایک بدترین شکل ہے بنانا ریپبلک کی۔ لیکن یہ بنانا ریپبلک کب تک چلے گی؟ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خان صاحب اب سینٹر رائٹ ونگ پارٹی سے ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کی پوری سیاست مذہب کی بنیاد پر ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔